ओके, स्टार्ट केलंय ना रे? ठीक है. सो कल के लेक्चर में हम लोग ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था, राइट? हाँ, जिसमें हम लोग ने कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए, जैसे कि एनपीसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो कि ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है. ओके, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना है. प्रॉफिट अर्न करना है क्या? नहीं, इनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं, तो सर्विस प्रोवाइड करना इनका मोटो होता है. कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें कंसिडर किए जाएंगे, कंसिस्ट होंगे? लाइक स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशंस, है ना? हाँ, एनजीओज, चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा. इस तरीके के सारे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आएंगे एनपीसी में. अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या इन्हें अकाउंटिंग, इन्हें बुक कीपिंग करने की ज़रूरत है? अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है? हाँ, नीड है क्या अकाउंट्स मेंटेन करने की? हाँ तो है. क्यों है? बिकॉज इनके लिए भी कुछ इनकम हो रहा है और कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, राइट? इनके भी कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस है ना. तो ये इनकम, ये एक्सपेंसेस इनको नोट करना ज़रूरी है, बिकॉज दे हैव टू आंसर टू द सोसाइटी कि क्या, कहाँ पर पैसा गया, कहाँ कितना यूज किया, कहाँ से कितना मिला, इनको भी कहीं ना कहीं जवाब देने, राइट? सो दैट्स वाई इन्हें भी रिकॉर्ड करना, मेंटेन रखना, बुक कीपिंग करना ज़रूरी है. तो ये बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग कैसे करेंगे? फाइनल अकाउंट की तरह. तो इसमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. ये सारी चीजें इसमें क्या क्या बनेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा. ओके, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है और बैलेंस शीट क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसमें क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने. लेट्स सी. तो डिफरेंस किया था हम लोग ने प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट का. एक बार डिफरेंस देख लेते हैं. सिंपल सा दिया है, देखो डिफरेंस क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो और दूसरी जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या डिफरेंस है? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू अर्न प्रॉफिट. कि प्रॉफिट अर्न करना. इनका है कि मोटो प्रॉफिट अर्न करना. तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना. इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज. दूसरी बात कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. तो हाँ, इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा. तो क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेगी? क्यों? यहां पर ट्रेड हो रहा है क्या? यहाँ पर बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हो रही है? ट्रेड हो रहा है? नहीं ना. यहाँ पर ट्रेड बाइंग सेलिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है, पीएनएल नहीं बन रहा है. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर कौन से अकाउंट्स बन रहे हैं? ट्रायल बैलेंस के अलावा यहाँ पर दूसरा, जिससे हम लोग एक समरी, यहाँ पर क्या सॉरी, यहाँ पर क्या किया जाता है? तो जो भी है कैश अकाउंट या कैश बुक मेंटेन किया जाएगा और कैश बुक की समरी से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा. विच अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा. कि वेयर वी डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हियर वी मेंटेन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो बनेंगे, जैसे कि इसमें फाइनल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन से अकाउंट बन रहे हैं? एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अपना पीएनएल अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट. तो इसमें कौन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं? इसमें हम लोग बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें प्रिपेयर की जाएगी. ओके, नेट रिजल्ट्स, मतलब ये हम लोग जो कर रहे हैं इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है? भाई इसका रिजल्ट तो हमें तो मेन यही है कि प्रॉफिट कितना हुआ ये समझने के लिए ये बनाया ही क्यों जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज टू नो द पोजीशन ऑफ द फर्म, टू नो द प्रॉफिट, टू नो द लाइबिलिटीज, असेट, ये सारी चीजें सीखिए ना. मतलब इसका रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है? एक तो हमें नेट प्रॉफिट समझेगा, या फिर अगर लॉस हुआ है तो नेट लॉस यहाँ पर मिलेगा. यहाँ पर प्रॉफिट लॉस होगा, इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना है, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस मिलेगा क्या? नहीं. फिर यहाँ क्या मिलेगा?
यहाँ क्या मिलेगा? सरप्लस डेफिसिट। अभी ये सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है देखो, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? इंस्टेड ऑफ पीएनएल अकाउंट दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि पीएनएल के बदले में वो क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहां पर वो प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट शो करना, ये वाला उनका मोटो नहीं है। तो यहां पर वो रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन किस बात की? कि कितने इनकम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, लाइक सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, डोनेशन से आया, एंट्रांस फीस से आया, है ना, इस तरह एडमिशन फीस से, इस तरीके से जो पैसे आ रहे हैं दैट इज इनकम, ये उनका इनकम हुआ। वैसे ही उनके कुछ एक्सपेंसेस भी है, कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, एक्सपेंसेस, इन सभी का रिकॉर्डिंग करेंगे वो। अभी सरप्लस डेफिसिट क्या है देखो, कि अगर अपना इनकम ज्यादा है, मतलब अपने पास जो पैसा आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 50,000 का इनकम हो रहा है, इनकम कितना है, और जो खर्चे हो रहे हैं मतलब अपने एक्सपेंसेस, मान लो 30,000 के एक्सपेंसेस हुए, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इनकम 50,000, एक्सपेंस 30,000, अभी भी पैसा बच रहा है ना, कितना? 20,000। तो ये 20,000 क्या कहलाएगा? सरप्लस। प्रॉफिट बोलेंगे क्या? नहीं, ये क्या है? सरप्लस। प्रॉफिट है क्या? ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज सरप्लस, की अपने पास पैसा है ना, इनकम अपने ज्यादा, एक्सपेंसेस कम है, तो हमें होगा सरप्लस। अगर इसी का उल्टा ले ले, है ना, कि जहां पर आपका इनकम जो है मान लो 50,000 का इनकम है और एक्सपेंसेस जो है वो 60,000 के एक्सपेंसेस, खर्चे ही बढ़ गए, तो यहां पर क्या हो रहा है? फर्म को खर्चा ज्यादा और इनकम कम हो रहा है। तो ये वाली पोजीशन अगर फर्म की होगी तो इसे क्या कहेंगे? डेफिसिट। ये क्या होगा? डेफिसिट, कि लाइक 10,000 का क्या निकला? डेफिसिट। तो यहां पर एनपीसी में प्रॉफिट लॉस समझने वाला है क्या? नहीं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? आइदर सरप्लस या फिर डेफिसिट। एक तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट, यहां से हमें समझ में आएगा, सरप्लस और डेफिसिट यहां पर मिलेगा। ओके, देन ओनर्स फंड और कैपिटल फंड। अभी यहां पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड, ओनर्स फंड क्या होता है? जो पार्टनर, ओनर, जो बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है, जो कैपिटल, एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज कैपिटल, वो बिजनेस में लेकर आ रहा है, बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको हम लोग ओनर्स फंड बोलेंगे। यहां पर कहां से आएगा फंड? यहां पर क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे कोई ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में, ओके, इस तरीके से यहां से पैसे आएगा और उसी को हम लोग कैपिटल फंड बोलेंगे। यहां पर कैपिटल फंड ओनर लेकर आ रहा है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड कौन लेकर आ रहा है? ओनर का फंड है, राइट, दैट इज कैपिटल फंड। यहां पर कौन लेकर आ रहा है? ओनर पैसे ला रहा है कि नहीं? यहाँ पर डोनेशन के फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, फीस के फॉर्म में, यहाँ से पैसे आएंगे, वही अपना क्या रहेगा? ओनर्स फंड या कैपिटल फंड। सो ये डिफरेंस है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, समझे? अभी हम लोग बात करेंगे ये इसकी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये बात तो समझ में आ रही है कि इनको अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। ओके, सो नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इसमें होगा तो होगा, यस। एनपीसी दे आर नॉट एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। मोस्टली दे डील विद द पब्लिक मनी। किसका पैसा आता है? पब्लिक का। ओनर का पैसा आएगा, कैपिटल नहीं ना। जैसे कि स्कूल की बात करो, स्कूल के पास जो पैसा आएगा पब्लिक का ही मनी है ना, फीस के फॉर्म में आया। हॉस्पिटल में वहां पर पब्लिक का मनी है, मोस्टली वहां पर पब्लिक का मनी है ना, तो उनको भी सामने पब्लिक को जवाब देना है कि वो पैसा जो पब्लिक से आ रहा है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है ना। सो ये भी बात है ना, तो दैट्स वाई उनको ये भी एक जिम्मेदारी, पब्लिक के, सोसाइटी की तरफ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी चीजें वहां पर उनके पास हो। जैसे कि आपने स्कूल का फी भर दिया लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं, रिसिट ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आगे जाके वापस स्कूल फी मांगने लग गया तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो वहां पर कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। दैट्स वाई कि दीज कंसर्न्स कलेक्ट मनी सच एज सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया जाता है, डोनेशन लिया जाता है, गवर्नमेंट से ग्रांट्स वगैरह मिलती है इनको, क्योंकि ये लोक सेवा कर रहे हैं ना, समाज सेवा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ग्रांट्स वगैरह भी इनको दी जाती है। ओके, उसके साथ साथ एंट्रांस फीस, यहां से इनको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। एंड फ्रॉम पब्लिक से पैसा मिल रहा है। सो दीज कंसर्न्स आर आंसरेबल टू द सोसाइटी।
और इनको जवाब देना है कि ये पैसा कहाँ से मिला, पब्लिक से लिया है तो इसका क्या किया इन्होंने। ऐसे तो नहीं ना खुद के जेब में रख लिया जो मेंबर्स है उन्होंने, इसका कुछ किया ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। सो दैट्स वाई सच मनी कहाँ पर कैसे कलेक्ट किया, कहाँ पर स्पेंड किया, इसका हिसाब किताब लगाना ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई इनको ज़रूरी है, नीड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करने के। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करेंगे यहाँ पर किस लिए, टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और एक बात कि इसको चला रही है कमेटी, ऑर्गेनाइज कर रही है यहाँ पर जो भी मेंबर्स है इसके, हाँ जो भी एनपीसी के मेंबर्स रहेंगे वो सब इसको रन कर रहे हैं। कौन रन कर रहे हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स रन करते हैं, उसी में से जो मेंबर्स होते हैं उसी में से इलेक्टेड मेंबर्स इसको चला रहे हैं। तो ऐसी बात ना हो कि जो पैसे आ रहे हैं वो मेंबर्स के पास गए और उन्होंने अपनी जेब में रख लिए, ऐसी बात ना हो। तो फिर वहां पर हर एक मेंबर को वहां पर राइट है कि कहाँ पर पैसे जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये सब समझने के लिए, जानने के लिए, राइट। तो दैट्स वाई अकाउंटिंग यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है। ऑल्सो इसके वजह से क्या होता है, एक मॉनेटरी कंट्रोल भी रहेगा, है ना। मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी यानी पैसे के ऊपर, है ना। मॉनेटरी कंट्रोल भी रहेगा कि कौन से इस पे कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, कहाँ से कितना पैसा मिल रहा है, हमें एक एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो मैनेज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो मॉनेटरी कंट्रोल रखने के लिए, प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अनदर थिंग, टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी समझने के लिए कि इनकम कहाँ से हो रहा है, कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऑल्सो एक्सपेंसेस कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे, एक्सपेंस कहाँ जा रहे, वो समझने के लिए। देन टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू देम। अभी यहाँ पर इनको भी कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। अभी ये जो एनपीसी होती है ये भी रजिस्टर्ड की जाएगी, ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही बनी हुई, इनका भी रजिस्ट्रेशन होगा किसके अंडर, अंडर द चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के। यहाँ पर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड की जाती है। और इनको इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो फॉलो करना है। तो इनके प्रोविजंस में ऑडिटिंग किया जाता है, इनके अकाउंट्स चेक किए जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सब चेक किया जाता है। और इसीलिए इनको मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। ऑल्सो और एक रीजन क्या, कि टू नो द सरप्लस एंड डेफिसिट। ये भी हमें समझ में आएगा ना, अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो ये भी बात समझ में आएगी कि कितना सरप्लस है और डेफिसिट है। अगेन टू अवॉइड द माल प्रैक्टिसेस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड असेट। जैसे मैंने बोला कि अगर पैसे आ रहे तो खुद ही के पास रख लिए, ऐसी बात ना होनी चाहिए ना। ये तो वो मेंबर खुद ही पास पैसे रख रहा है, हमें पता ही नहीं कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ कैसे इनकम हुआ। ये भी बात समझने आनी चाहिए कि माल प्रैक्टिसेस, जो मिस अप्रोप्रिएशन है वो भी ना हो। दैट्स व्हाई अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। तो ये इसका नीड हो गया, समझे क्यों जरूरी है एनपीसी में अकाउंटिंग मेंटेन करना। इसमें कुछ रीजंस हम लोग ने देखे कि ऑफ कोर्स कि ये माल प्रैक्टिसेस अवॉइड करने के लिए, सरप्लस डेफिसिट समझने के लिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, इनको जो लॉज के हिसाब से इनको अकाउंटिंग किया जाता है, ऑडिटिंग वगैरह करना होता है, उसके लिए ज़रूरी है। अगेन इसके साथ साथ अपने कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस, ये समझने के लिए, ये सारे रीज़न है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अभी पॉइंट ये है, अकाउंट्स तो मेंटेन करेंगे लेकिन कौन से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, है ना। कौन से अकाउंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन से अकाउंट बन रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी हर एक अकाउंट को अच्छे से समझ लेते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखो। ये जो अकाउंट्स आप एक बार समझ गए ना, देन आपको प्रॉब्लम समझने के लिए, उसको सॉल्विंग करने के लिए आसानी होगी। मीन्स वंस यू नो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, बैलेंस शीट क्या है, एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप प्रॉब्लम आराम से समझते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ये क्लियर है सभी को? ओके ठीक है, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट, हाँ। सो हम लोग अभी देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है।
ओके जैसे ये एक अकाउंट है तो अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एज यू ऑल नो दैट, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कौन से टाइप का अकाउंट है? तो ये एक रियल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज रियल अकाउंट। सो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर ना? इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो कम्स इन हो रहा है, मतलब जो आ रहा है ना, जो पैसे, जो इनकम जो हमें मिल रहा है, जो कम्स इन होगा वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब जो भी अपने पास से पैसे जा रहे, जो भी खर्चे हो रहे, जो एक्सपेंसेस हो रहे, पैसे गए, वो कहाँ पर होगा? क्रेडिट साइड, है ना। अभी रिसीट और पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, रिसीट का मतलब जो रिसीव्ड किया है हम लोग ने, जो पैसे हमने रिसीव्ड किए। रिसीट का मतलब जो हम लोग ने रिसीव्ड किया, जो पैसे हम लोग ने, जो इनकम जो है, जो भी हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं, दैट इज रिसीट। पेमेंट यानी कि जो भी खर्चे जो हम लोग पेड कर रहे हैं, दे रहे, ओके, वो क्या हो गए? पेमेंट। ओके, तो अभी कौन से साइड में पेमेंट, कौन से साइड में रिसीट, आप बताओ? क्योंकि रूल के हिसाब से रियल का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आ रहा है, रिसीट आ रहा है ना, अपने पास पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स। ओके, रुपीज के कॉलम रहेंगे ये। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट मध्ये काय रेकॉर्ड होणार? पेमेंट्स। ओके, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? पेमेंट्स। डेबिट साइड में हम लोग रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रिकॉर्ड होगा। क्यों डेबिट में रिसीट, क्यों पेमेंट? बिकॉज दिस इज रियल अकाउंट एंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अकॉर्डिंग डेबिट में जो रिसीव हो रहा है वो रिसीट्स डेबिट में, क्रेडिट में पेमेंट। ओके, ये समझ गए? अभी नेक्स्ट थिंग कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये यहां पर आपको ये तो क्लियर हुआ कि जो पैसे आ रहे हैं और वो डेबिट में, जो जा रहे हैं वो क्रेडिट में। अभी इसमें जो रिकॉर्ड हम लोग करेंगे, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, वो कैपिटल नेचर के हो सकते हैं या रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं। कौन से? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। मतलब जो भी रिसीट्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिसीट जो पैसे आ रहे हैं, तो वो कैपिटल नेचर के हो सकते हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं। ओके, कैपिटल और रेवेन्यू, बोथ ट्रांजैक्शन, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड ऑन द रिसीट साइड। अभी आप अगर आपको पता नहीं कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या है, तो एक बार बता दूं कि जो रिसीट यानी कि पैसे आ रहे हैं, है ना। कैपिटल रिसीट मतलब जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसे पैसे, ऐसा इनकम जो कि बार बार नहीं हो रहा है, एक बार हो रहा है, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होना, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या रहे, लाइक डोनेशन, रोज उठ के कोई डोनेशन देने आ रहा है क्या? रोज ही हमें डोनेशन मिल रहा है और आपको पता है कि हर महीने डोनेशन मिलने वाला, ऐसी बात है क्या? नहीं ना। जो एक बार हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर है, ऐसे पैसे आना, दैट इज कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। तो इस तरीके के कैपिटल रिसीट्स यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट्स भी यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो। रेवेन्यू मतलब क्या? जो शॉर्ट टाइम के, रिकरिंग नेचर। जैसे कि आपको पता है कि रेंट हर महीना मिलने वाला है, ओके, हर मंथ आपको रेंट मिल रहा है, इनकम हो रहा है आपका, रिसीव कर रहे हो आप, शॉर्ट टर्म के लिए है, और रेगुलर इंटरवल के बाद जो कि रिकरिंग इन नेचर है, बार बार हो रहा है, और वो हो गया रेवेन्यू इनकम। सब्सक्रिप्शन हर महीना हो रहा है, रेवेन्यू इनकम। ओके, इस तरीके से जो रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, दोनों टाइप के रिसीट्स यहाँ पर होंगे, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, सारे यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरी बात, इसमें जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करते वक्त आपको यहाँ पर ये एक बात ध्यान में रखनी है, ईयर। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अपना अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो।
तो जिस साल का, जिस ईयर का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो ईयर अपने लिए हुआ करंट ईयर। वो ईयर अपने लिए क्या हुआ? ओके, जिस ईयर का अकाउंटिंग किया जाएगा ना, दैट वी कॉल्ड एज अ करंट ईयर। ओके, जैसे कि अभी हम लोग एक ईयर लेकर चलते हैं। मान लो मैंने लिया 2019-20, मुझे इस ईयर का अकाउंटिंग करना है, तो ये ईयर हुआ करंट ईयर। अभी दूसरा एक होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जो करंट ईयर है उसके पीछे वाला ईयर, उसके पीछे वाला ईयर कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस है। जैसे देखो अभी आप 12th में हो, राइट? अभी आप जिस ईयर में पढ़ रहे हो ये हो गया आपका करंट ईयर। आपने 11th किया, वो आपका कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। अभी करंट ईयर क्या चल रहा है? जैसे 2020, अभी आपका एकेडमिक ईयर क्या चल रहा है? 24-25, ये आपका करंट ईयर होगा। आपको प्रीवियस ईयर बोलना है तो क्या बोलोगे आप? 23-24। तो ऐसे ही मुझे इसका प्रीवियस ईयर चाहिए तो क्या निकलेगा? 2018-19, दिस इज व्हाट? प्रीवियस ईयर, PY, प्रीवियस ईयर। समझे? उसी तरह से इसके आगे वाला जो ईयर रहेगा वो क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर। उसके आगे का ईयर जो रहेगा वो क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर। इसका नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा रे? 2021, ये क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर। समझे? तो ये ईयर्स यहां पर कंसिडर करना जरूरी है। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज हम लोग अकाउंटिंग जो करेंगे वो करंट ईयर को लेकर करना है। अकाउंटिंग करेंगे वो करंट ईयर को। और इसमें क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन जो देते हैं ना, मतलब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाता है और इसके बेसिस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में सब ईयर दिए होते हैं, वहां से आपको बस करंट को चूज करना है। दैट्स वाई ईयर ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो कि आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ईयर्स इंक्लूड होंगे ना, इसमें ऑल ईयर्स इंक्लूड हो रहे, सारे ईयर्स इसमें आ रहे। कौन से? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सारे ईयर्स इसमें इंक्लूड हो रहे। ओके, प्रीवियस ईयर भी आ रहा है, करंट ईयर भी दिया जा रहा है, नेक्स्ट, मतलब जो रिसीट्स हम लोग ले रहे हैं, जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं ना रिसिट, वो प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं, करंट ईयर का भी जो हम लोग ने रिसीव्ड किया है वो भी दिया है, या आने वाले ईयर का जो आने वाला रिसीव्ड पहले ही कर लिया है ना, हो सकता है ना, प्री रिसीव्ड होता है ना, तो वो भी दे रखा है। तो ऐसे पहले ही अगर रिसीव्ड कर लिया, पिछले साल का, क्यों ऐसे होता है? देखो ये तीनों ईयर का यहाँ पर क्यों दिया है, उसका रीजन भी देखो। क्योंकि प्रीवियस ईयर का मान लो कुछ इनकम है, कुछ रिसीट्स है जो हमें आने वाले लेकिन पिछले साल नहीं मिले। ओके, जैसे कि मान लो कि इसका 11th का जो फीस था वो आने वाला था लेकिन इसने 11th में नहीं दिया और उसने वो 12th में आकर दिया। मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम मुझे कहाँ पर आकर मिला? अब भी मिला, तो वो यहाँ पर रिसीव्ड में हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का लिख दिया, करंट ईयर का यहाँ पर लिख दिया, या फिर किसी ने आगे जाके उसने नेक्स्ट ईयर का भी पहले ही दे दिया। ओके, तो प्री रिसीव्ड वो भी आ गया। तो दैट्स वाई तीनों ईयर का रिकॉर्डिंग कहाँ पर हो रहा है? रिसीट एंड पेमेंट में। ओके, ऑल ईयर्स, प्रीवियस ईयर भी है, करंट ईयर भी है, नेक्स्ट ईयर भी है। समझे? इसमें तीनों ईयर इंक्लूड हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसी ही चीजें रिकॉर्ड की जाती है, ऐसे ही रिसीट रिकॉर्ड किए जाएंगे जो हम लोग ने रिसीव्ड किए। ये पॉइंट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही चीजें, ऐसी ही सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे जो हम लोग ने रिसीव्ड किए। रिसीव्ड करना और रिसीवेबल दोनों में डिफरेंस है। देखो, एक होता है रिसीव्ड, दूसरा है रिसीवेबल, दोनों में डिफरेंस है। रिसीव्ड का मतलब पैसे आ गए, मिल गए, फर्म को पैसे मिल गए। यहाँ पर रिसीवेबल मतलब मिलने वाले हैं। तो यहां पर ऐसी ही चीजें रिकॉर्ड की जाएगी जो मिल गया है, मिल चुका है, मिलने वाला है, वो रिकॉर्ड होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका फीस मिल गया, रिसीव्ड हो गया, वो रिकॉर्ड होगा। इसका मिलने वाला है तो वो रिकॉर्ड होगा क्या? मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसीव्ड हुआ है ना वही रिकॉर्ड होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चंस करते वक्त ये समझ में आएगा क्यों ध्यान में रखना है इसको। ओके, देखो तो क्या क्या बातें यहाँ पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में ध्यान में रखनी है कि इसमें कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, दोनों तरीके के रिसीट इसमें रिकॉर्ड किए गए।
ऑल्सो सारे ईयर्स इसमें रिकॉर्ड किए गए, एज वेल एज इसमें ऐसी ही चीजें रिकॉर्ड की जाती है जो कि हम लोग ने रिसीव्ड की है। अभी पेमेंट के साइड में आ जाओ, पेमेंट के लिए भी कुछ ऐसा ही है। आता मी काय सांगितलं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो चीजें हमें दी गई है ना वो ऑल ईयर की है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, जैसे ट्रायल बैलेंस दिया करते हैं ना, जैसे आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो जहां पर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे हो, वहां पर किसको यूज करते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे। वैसे एनपीसी में आपको रिसीट पेमेंट दिया गया है, उससे ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें देते वक्त सब इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, बट आपके ऊपर है कि हमें क्या लेना है वहां से, है ना। तो वही बात समझने के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए, कैपिटल, रेवेन्यू, ऑल ईयर्स, ऑल्सो ये बात कि जो रिसीव्ड किया है वही रिकॉर्ड करेंगे। ओके अभी पेमेंट की साइड में अगर बात करें तो पेमेंट यानी कि क्या, जो भी हम लोग पे कर रहे हैं, तो पेमेंट में भी अगेन सेम थिंग कि कौन सा पेमेंट, कैपिटल नेचर का पेमेंट और रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, दोनों भी पेमेंट इसमें रिकॉर्ड है। कैपिटल मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा पेमेंट जो एक बार किया तो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, बार बार होने वाला नहीं है, है ना। फिक्स्ड असेट वगैरह परचेस करना, ऐसे जनरली कैपिटल नेचर का एक्सपेंस माना जाएगा। रेवेन्यू मतलब जैसे सैलरी देना, रेंट देना, हर महीने को देना, ही ये एक्सपेंस हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू नेचर। तो ऐसे दोनों एक्सपेंसेस, दोनों पेमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड है। अगेन यहाँ पर वही बात कि सारे ट्रांजेक्शन्स इसमें भी क्या हो गए, ऑल ईयर्स यहाँ पर दिए गए, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सारे ट्रांजैक्शंस इसमें दिए गए। अनदर थिंग, पेमेंट साइड में भी वही चीजें रिकॉर्ड की गई है जो पेड है, जो पेड है। अगेन पेड और पेएबल में डिफरेंस है। पेड का मतलब आपने पे कर दिया, अभी पे करने की जरूरत नहीं है, और पेएबल मतलब देना बाकी है, पे करना बाकी है। तो पेमेंट साइड में ऐसे ही ट्रांजैक्शन, ऐसे ही अमाउंट रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि पेड किए गए। ओके अभी ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये एक रियल अकाउंट है। अभी एक्चुअली ये बनता कैसे वो समझ लेते हैं। तो फर्म यहां पर कैश बुक मेंटेन करती है। फर्म क्या मेंटेन करेगी, कैश बुक सबको पता होगा। हाँ, कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, है ना, या फिर क्रेडिट के भी, अगर बैंक के रिलेटेड कैश में ट्रांजैक्शन और बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हम लोग सब कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पिछले साल सीखा था ना आप लोग ने कैश बुक प्रिपेयर करना। हाँ, तो फर्म यहाँ पर क्या कर रही है, कैश बुक प्रिपेयर करती है, कैश बुक मेंटेन करती है। तो जहाँ पर कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, हाँ, जनरली इनके क्रेडिट बेसिस पर नहीं, जनरली कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शन मेजरली होते हैं, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा ना, बाइंग सेलिंग नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या प्रेफर करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। और इसी कैश बुक की एंड में जो समरी बनेगी, समरी वही क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट दिस इज द समरी ऑफ कैश बुक। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ये क्या है, दिस इज समरी ऑफ कैश बुक। किसकी समरी है, कैश बुक की। कैश बुक की समरी मतलब क्या, रिसीट एंड समरी मतलब क्या कि कितने पैसे आए, हाँ, कितने पैसे आ रहे, वो कितने पैसे जा रहे, है ना, एक्सपेंस पेड कितना किया है वो। सो ऐसी इट्स अ समरी, दिस इज द समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये क्या है, कैश बुक की समरी है। तो दैट्स व्हाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये समरी है कैश बुक की, तो हमारा शुरू का बैलेंस कितना था और एंड में बैलेंस कितना है वो इससे समझ में आएगा। तो इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसमें दिया जाता है। ओके, पीछे इसका फॉर्मेट दिया है, देखो, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इसमें होगा। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर लिखोगे रिसीट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैश का हो या फिर बैंक का जो भी बैलेंस हो, यहाँ पर वो बैलेंस दिया जाता है। और इसी तरह से साइमल्टेनियसली कि इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया जाता है एंड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कैश का जो भी बैलेंस है अपने बैंक का, क्योंकि कैश बुक की समरी है ना, कैश बुक की समरी है, तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो
इस अकाउंट को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको कंक्लूड हम लोग करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या समझ में आया रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको, कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, and that's why on the debit side of receipt and payment we record receipts, all the receipts, and on credit side we record all the payments. Okay, so receipt and payment account, this is nothing but the summary of cash book. ये क्या है? summary है cash book के. This account has opening balance and closing balance. इसको opening balance है, closing balance है. इस account में सारे transaction capital nature के, revenue nature के, तो वो receipt हो या पेमेंट हो रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल ईयर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, सारे ईयर के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्डेड होते हैं। ऑल्सो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑन द रिसिट साइड ऐसी ही चीजें रिकॉर्डेड वहां पर है जो हम लोग ने रिसीव्ड की है, जो रिसीव्ड किया वही रिसिट साइड में है, और जो हम लोग ने पेड किया है, पे कर दिया है, वही बात क्या होती है? पेमेंट साइड में रिकॉर्ड है। समझ गए रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में? हाँ, आपको एक बार बुक में क्या दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट पेज नंबर 66 पर दिया है, देखो कि द डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ एनपीसी आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट, कि कैश बुक में वो रिकॉर्ड करते हैं एंड देन दे पोस्टेड टू लेजर अकाउंट, उससे बनाते हैं। So at the end of the financial period, cash book and ledger account are balanced, and from these balances at the end के जो balances रहेंगे वो balance किए जाएंगे, और इन्हीं balances को लेकर receipt and payment, so ये summary हुई ना cash book के, इन्हीं balances को लेकर क्या बनाया जाएगा? receipt and payment account prepare किया जाएगा। So receipt and payment account is real account। ये कौन सा account है? real account। So और एक बात कि only because this is the summary of cash book ना, only cash transactions are recorded in receipt and payment account। इसमें credit transactions हो गए क्या रिकॉर्ड? ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो गए? नहीं। तो कौन से ट्रांजेक्शन? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। व्हाई? बिकॉज कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड हो रहे ना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते थे क्या? उसके लिए जर्नल प्रॉपर हम लोग कर रहे थे ना, सीखा था ना 11th में, राइट?